हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परिवर्तनशील विधि से रखे गए पूंजी खाता विधि के अनुसार दिवालिया की स्थिति में पूंजी अनुपात ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम लोग परिवर्तनशील विधि से हम लोग पूंजी खाता को बनाते हैं और उस सिचुएशन में अगर दिवालिया का कंडीशन है, यानी कि इंसॉल्वेंसी का अगर कंडीशन है, तो पूंजी अनुपात कैसे ज्ञात किया करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन ए है कि पूंजी खातों के शेष के आधार पे, या फिर ऑप्शन बी है कि चालू खाते के शेष के आधार पे, या फिर ऑप्शन सी है कि पूंजी खातों में समायोजन से पूर्व के शेष के आधार पे, या ऑप्शन डी कहा जा रहा है कि पूंजी खातों में वेतन, लाभ आदि का समायोजन करने के बाद के शेषों के अनुपात में। तो देखिए, जब भी हम परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाता को बनाते हैं और दिवालिया का कंडीशन होता है, तो उस सिचुएशन में जो पूंजी अनुपात होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूंजी खातों में वेतन, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है, इस सब को समायोजन करने के बाद जो शेष बचता है उस अनुपात में हम लोग पूंजी के अनुपात को निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू न होने पर दिवालिया साझेदार की पूंजी की हानि बांटी जाएगी। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जब दिवालिया पार्टनर का कंडीशन हो और गार्नर बनाम मर्रे जो नियम है वह लागू नहीं होता है, तब दिवालिया साझेदार की पूंजी की जो हानि होती है वह कैसे बांटी जाएगी। ऑप्शन ए है कि लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी है कि बराबर, ऑप्शन सी है कि पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन डी है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार। तो देखिए, जब भी पार्टनर का चाहे वह प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो हम लोग जब गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू नहीं होता है, तो जो भी कैपिटल का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको हम लोग लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, यानी पार्टनर के बीच जिस भी रेशियो को लेकर समझौता हुआ है कि वह फॉर्म के प्रॉफिट या हानि को बांटेंगे, उस रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू नहीं होता है तो एक इंसॉल्वेंट जो पार्टनर होता है उसकी पूंजी की हानि को हम लोग लाभ विभाजन के अनुपात में बांटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदार के दिवालिया होने पर, अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है, ठीक है, पार्टनर के दिवालिया होने पर उसकी संपत्तियों से वसूल राशि में सर्वप्रथम चुकाया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके एसेट्स को जब बेचा जाता है तो उसके बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है उससे सर्वप्रथम क्या चुकाया जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि फॉर्म के दायित्वों को चुकाया जाएगा, ऑप्शन बी में है कि उसके व्यक्तिगत दायित्वों को चुकाया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी में है कि अन्य साझेदारों के दायित्व को चुकाया जाएगा, या फिर गिरवी संपत्ति को छुड़ाने में जो उसका पैसा है उसको चुकाया जाएगा। तो देखिए, जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके संपत्तियों से जो भी राशि वसूल होती है उससे सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर हैं उनके जो व्यक्तिगत दायित्व हैं, ठीक है, यानी कि हर पार्टनर के कुछ व्यक्तिगत दायित्व होते हैं, तो उनके व्यक्तिगत दायित्वों को सबसे पहले चुकाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर्म, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर्म दिवालिया कब कही जाएगी, यानी कि एक फॉर्म को हम लोग इंसॉल्वेंट कब कहेंगे। ऑप्शन ए है कि एक साझेदार के दिवालिया होने पर, या फिर दो साझेदार के दिवालिया होने पर, या फिर फॉर्म की संपत्तियाँ ऋण भुगतान में पूर्ण ना होने पर, या ऑप्शन डी है कि साझेदारों एवं फॉर्म की संपत्तियाँ दायित्व भुगतान में अपर्याप्त होने पर, यानी कि पार्टनर का या फिर फॉर्म का संपत्ति इतना है कि उतना संपत्ति से वह अपने दायित्व को यानी कि लायबिलिटी को चुका नहीं पाएगा।
तब एक फर्म दिवालिया कही जाएगी। तो देखिए, एक फर्म को दिवालिया कब कहा जाता है? मान लीजिए कि फर्म के पार्टनर हैं और फर्म के पार्टनर के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है कि वह दायित्व को चुका पाए, तो फर्म के पास भी इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपने लायबिलिटीज़ को चुका पाए। तो इस सिचुएशन में जो होगा वो फर्म दिवालिया मानी जाएगी, क्योंकि एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनके दायित्व जो होता है वह अनलिमिटेड होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि साझेदारों एवं फर्म की संपत्तियां दायित्वों के भुगतान में अपर्याप्त हो, यानी कि कम हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म के पास उपलब्ध राशि से चुकाया जाएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि फर्म के सभी साझेदार अगर दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है, तो दिवालिया होने पर फर्म के पास जो भी उपलब्ध राशि रहेगी तो उसे चुकाया जाएगा। क्या चुकाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है कि साझेदारों के दायित्व को सबसे पहले चुकाया जाएगा, या फिर फर्म के दायित्वों को चुकाया जाएगा, या दोनों का सामूहिक रूप से चुकाया जाएगा, यानी साझेदारों के दायित्व और फर्म के दायित्व, या फिर ऑप्शन डी है कि राशि जो अमाउंट है वो पार्टनर में बांट दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सभी साझेदार अगर दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म के पास जो भी पैसा होगा उससे सबसे पहले फर्म के दायित्वों को चुकाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक फर्म अगर दिवालिया हो जाती है या फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो उससे जो फर्म के लायबिलिटीज है उसको चुकाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।